हेलो मान, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? और आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से बताएंगे सबको ऑडियो वीडियो यहाँ पर प्रॉपर्ली आ रहा है, ताकि आपका आज का जो ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक है इसको हम यहाँ पर शुरू कर पाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम ऑलरेडी नर्वस सिस्टम की स्टार्टिंग यहाँ पर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। मानव के मस्तिष्क के बारे में कल कुछ चीज़ों पर चर्चा कर भी ली थी, और हमने हाइपोथैलेमस तक आप लोगों की कहानी जो है वो लिखी थी यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं भाई, क्या कुछ था कल तुम्हारा। लास्ट हमने 3 लाइंस लिखी थी आपके हाइपोथैलेमस के बारे में। भाई कल जितने भी साथी थे क्लास में, कल हमने 3 लाइंस के बारे में कहानी पढ़ी थी कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ये आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और आपके फीलिंग्स को भी यही कंट्रोल करता है। यहां तक किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार अभिनव कुमार झा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट? तो हमने थैलेमस पढ़ लिया, हमने सेरेब्रम पढ़ लिया, यानी कि ब्रेन के अंदर के दोनों के ऊपर के भाग। अब अगर मैं बात करूँ इस हाइपोथैलेमस के बारे में, तो भाई ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, पहली चीज, क्यों कहा था इसको मास्टर ऑफ मास्टर? क्योंकि ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा, ये तापमान का नियंत्रण करता है। और तीसरा, ये भावनाओं के कंट्रोल को यहाँ पर देखता है कि जितनी भी फीलिंग्स हैं उन सभी चीजों को। ठीक है, तो लास्ट ये 3 लाइन लिखी थी। अब इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे। इसके बाद जो अगली लाइन होगी आपकी, उसके अंदर मेंशन करेंगे कि देखो, पहली चीज इसको याद रखना, जब फीलिंग्स की बात आती है ना, तो इसमें एक दो फीलिंग नहीं है। यहाँ पर आपकी हर प्रकार की फीलिंग है, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, नफरत हो, प्यार हो, भूख हो, प्यास हो, हर प्रकार की भावना जो है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट, ये एक झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इट इज कॉल्ड स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड। स्यूडो वर्ड कहीं पर भी दिखता है ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो फॉल्स के लिए आ रहा है। स्यूडो मतलब होता है गलत, झूठा या फॉल्स। तो इसको हिंदी में लिख लेंगे, यह एक छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो आपके बॉडी में हार्मोन बनाती हैं। ठीक है, आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन की प्रोडक्शन होती है वो इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होती है। आप कहते हो ना बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं, और यही हार्मोन कौन बनाती है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी एक कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन बनते हैं, यानी कि हिंदी में बात करूं, पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन आपके जारी होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? हाइपोथैलेमस की मदद से। तो एक बात बताओ, हाइपोथैलेमस खुद तो काम नहीं कर रहा ना? हाइपोथैलेमस खुद से तो काम नहीं कर रहा, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से काम करा रहा है। इसीलिए इसको हम झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, कि खुद है नहीं, बट हाँ इस प्रकार से एक अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जारी करने में ये मदद यहाँ पर करता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है कि हमने क्यों लिखा झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि इट एक्टिवेट्स ऑल दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि को सक्रिय करती है। ठीक है भाई, कोई समस्या यहाँ तक? तो ये रोल था हमारे बॉडी का हाइपोथैलेमस के बारे में, यानी कि मुख्य तौर पे आपकी जो ब्रेन के फोर ब्रेन का पहला भाग हमें दिखाई देता है। ठीक है, आपको मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं किया। कहाँ मैसेज किया था भाई तुमने? कुशवाहा जी। चलिए, अब ये चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा एक मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें हम सारे जितने भी चैप्टर्स अब तक हुए हैं इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के बाद एक मॉक टेस्ट करेंगे। सब जितना भी अभी तक पढ़ा है ना उसका रिवीजन कर लेना, वरना फिर कहोगे कि मैम हमने रिवाइज नहीं किया, हमको तो पता ही नहीं था कि आप टेस्ट लोगे।
तो भाई इतनी कहानी हो गई हाइपोथैलेमस के बारे में। अब जो अगला आता है उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी कि आपका मिड ब्रेन। तो नेक्स्ट हेडिंग डलेगी हमारे मिड ब्रेन के बारे में, यानी कि मध्य मस्तिष्क के बारे में। मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क नाम से समझ में आ रहा है कि ये चीज कहाँ है, मध्य के अंदर, मतलब मिडिल वाले भाग में दिखाई दे रही है। और ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं सुनने के, देखने के, उनको कंट्रोल करने का ये काम यहाँ पर करती है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी थायराइड कही जाती है, गले के अंदर पाई जाती है, अफ्टू ग्रंथि कहते हैं। चलो, तो मिड ब्रेन का काम क्या होगा, जितने भी रिफ्लक्स बन रहे हैं उनको संभालने में मदद ये यहाँ पर करती है। आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से ये मध्य वाला भाग है, बिल्कुल बीचों बीच में आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी मध्य वाले भाग को अगर हम देखते हैं, देखो भाई कुछ इस प्रकार से बिल्कुल मिडिल में है। तो एक काम तो इसका ये हो सकता है कि मैम ऊपर से जो भी सूचना आएगी उसको ये रिसीव करेगा और आगे की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा काम, जो भी तुम देख रहे हो ना कि आज तुम्हारी आंखें जो भी चीजें देख पा रही हैं, ब्रेन तक सूचना पहुंचा रही हैं, वो इसी की मदद से। आप जो सुन पा रहे हो इसी की मदद से। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट कब होगा, ये टॉपिक खत्म हो जाए, आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा तो कल हो जाएगा, और अगर कल रह जाता है कुछ भाग अगर इसका, तो फिर हम परसों उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट भाग यहाँ पर हम लिखते हैं कि इट हेल्प्स इन मोटर मूवमेंट ऑफ आई एंड ईयर। यह देखने व सुनने में आँख और कान की मोटर गतिविधियों को नियंत्रित करता है। लिखते चलना भाई, साथ में नोट्स बनाओगे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद रहती हैं। तो ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क। आँख और कान के लिए देखने और सुनने में मदद करेगा। ब्रैकेट में लिख लेना ऑडिटरी और विजुअल। सुनने के लिए ऑडिटरी वर्ड आता है और देखने के लिए हम विजुअल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो कामों में यहाँ पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस का डायग्राम समझाया, अच्छा हाइपोथैलेमस कल बता दिया था आपका, बिल्कुल थैलेमस के नीचे वाला छोटा सा भाग होता है। देवेंद्र सैनी, ये आपके नर्वस सिस्टम का भाग है, कल इसका पहला पार्ट हुआ था, आज सेकंड पार्ट चल रहा है। ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं पहले की तो एक बार आप ले लेना ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, यूट्यूब पर आरपीएफ वाली क्लास आपकी होती है, सुबह 11 बजे होगी। क्लियर है, लिख लिया यहाँ तक सबने। तो ये कहलाता है मध्य, मध्य वाला भाग है, मध्य मस्तिष्क है। इसके नीचे आता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको आप कहते हो हाइंड ब्रेन। और वहां पर वापस से अपने तीन अलग अलग भाग जो हैं वो नजर आते हैं, जिन्हें हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी का बिल्कुल तना बनाते हुए नजर आते हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यार इस चीज को देखो यहाँ पे, ये पूरा ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि एक आपका ब्रेन का स्टेम दिखाई दे रहा हो, मतलब ऐसा कि मस्तिष्क का एक तना, कि ऊपर पूरा एक पेड़ नजर आ रहा है, इसकी शाखाएं बनी हुई हैं, लेकिन ये तने की तरह काम कर रहा है, एक स्टेम की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला भाग मध्य का है और बाकी के तीनों पश्च के भाग हैं। तो हम इन दोनों को मिला करके कह देते हैं आपका ब्रेन का स्टेम, मस्तिष्क का तना यहाँ पर इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, तो आज हमने जो बात करी है वो आपके हाइपोथैलेमस के बारे में करी है स्टार्टिंग में। यहाँ हम कल तक लिख चुके थे, इसके आगे हमने ये पॉइंट्स लिखे आपके हाइपोथैलेमस से संबंधित, और फिर हमने लिखा मध्य मस्तिष्क से संबंधित। इसके आगे एक लाइन लिखिएगा कि मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, इसे कहा जाता है ब्रेन का स्टेम। मध्य मस्तिष्क प्लस पश्चिम मस्तिष्क
इसको ब्रेन का तना भी कहा जाता है, मस्तिष्क का तना भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद अगला भाग जो आपका आता है उसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, जिसके अंदर अगेन हमने 3 भाग देखे थे, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। पहला भाग होता है आपका सेरिबेलम का, जिसे कहा जाता है अनु मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क दिखता कैसा है कि मैम इसका आकार ना कुछ इस प्रकार से कली की तरह दिखाई देता है। देखो पहले यहाँ पर देख लो एक बार, कुछ इस प्रकार से ये जो आकार दिख रहा है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा भाग, इसे हम क्या नाम देते हैं, अनुमस्तिष्क का नाम देते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड होती है और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लिवर होती है। ठीक है भाई आकाशदीप वर्मा। चलो, ग्रंथियों में 2 भाग होते हैं। यार देखो तुम लोग ना एक चीज को समझा करो कि जो टॉपिक्स अभी हुए ही नहीं है उन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आगे, अभी समय है। तो पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना। क्या ये टॉपिक रिलेवेंट है कि मैम अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में और पहुंच गए ग्रंथि के बारे में, छोड़ देते हैं, ब्रेन पढ़ते ही नहीं अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो। ठीक है, आपके सारे टॉपिक्स होंगे तो परेशान मत हो, एक एक करके हर चीज पे क्लैरिटी लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि जब हम ग्रंथि पढ़ने बैठे तो तुमको मैम ब्रेन कैसे काम कर रहा था, तो ये कंफ्यूजन लेके मत बैठना। इसीलिए जो चल रहा है पहले उस पर ध्यान दे लो और उसके बाद उसके नोट्स बना लो यहाँ पर। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं श्रीतम प्रसाद, वो आपका आरपीएफ का अलग चल रहा है, आप अपना ये वाला क्लास लीजिए, ये आपके लिए इनफ रहेगा। और जो क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस अपन साथ में करते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो उसमें बस इतना है कि आपके आरपीएफ के लिए स्पेशल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित चीजें कराई जा रही हैं, जो आपका आरपीएफ को टारगेट करते हुए देखने को मिल रहा है। मोटर मूवमेंट का मतलब होता है विनाश, जो हमारे आंखों और कानों में हमने कोई भी चीज देखने के बाद जो गतिविधि को फील किया है उसे मोटर मूवमेंट यहाँ पर कहते हैं। मतलब हमारे ब्रेन से जो सूचना आ रही होगी वो कंट्रोल करने वाली नसें या गतिविधि मोटर मूवमेंट कहलाती है। एक होती है ब्रेन तक जाने वाली, एक होती है ब्रेन से आने वाली, वहां हम मोटर मूवमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो ये कहलाता है हमारा अनुमस्तिष्क। इसको जरा और डिटेल में अगर हम देखें तो मैम जब ये वाला भाग खुलता है ना तो ऐसा लगता है मानो एक पेड़ दिखाई दे रहा हो। ये आप देख पा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है एक पेड़ सा खुलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे सेरिबेलम कहते हैं। दूसरी कहानी क्या होती है कि यही सेरिबेलम आपकी बॉडी की गतिविधियों को, कि आपका पोस्चर क्या है, कि आप सीधे खड़े हो या टेढ़े वेढ़े खड़े हुए हो, आप सीधे चल पा रहे हो या नहीं। कि जो लोग शराब पीते हैं वो कभी सीधे नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि शराब जाती है और ब्रेन में असर डालती है इस वाले भाग पे। जब इस वाले भाग पे असर डालेगी तो इसका जो काम है सीधे चलने का वो बिगाड़ देगी। इसीलिए इंसान जब भी शराब का सेवन करता है तो वो इधर झूमा या उधर झूमा, पता ही नहीं कहाँ जाता है भाई। इसीलिए कहा जाता है कि उसका पोस्चर बिगड़ जाता है, उसकी गतिविधि, उसकी चाल कभी सीधी नहीं रहती। देखते हो ना ये चीज कि भाई पीने के बाद इंसान इधर चला या उधर चला, बस ऐसे ही होता है। तो इसीलिए गतिविधि को बिगाड़ देता है। मान लो ये मार्कर है, मैं इसे नीचे जमीन पर अगर गिरा दूं, उसके बाद मैं इसको उठाना चाहूं और उसको उठाने में भी मेरा ब्रेन जो है वो ठीक से काम ना करे और मैं इसको नहीं उठा पाऊं, उसे हम कहते हैं कि सेरिबेलम काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम अपना पोस्चर नहीं बना पा रहे, हम नीचे प्रॉपरली झुक नहीं पा रहे। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, चलो। तो याद रखिएगा सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो इट मेंटेन्स posture एंड लोकोमोशन। यह गतिविधि को नियंत्रित करता है। अच्छा, इसका दूसरा काम यहाँ पर क्या देखा जाएगा? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यह दूसरा बड़ा भाग कहलाता है।
अगर पहला लार्जेस्ट पार्ट हमने सेरिब्रम को कहा था, तो अगला वाला हम किसको कहेंगे, अनुमस्तिष्क को कहेंगे। तो बेसिकली आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाना, समन्वय बनाना, इन सब चीज़ों में यहाँ पर ये मदद करता है। अखिलेश जी का जन्मदिन है, अखिलेश जी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही आशा करूंगी कि आपका इस वर्ष जो है वो सिलेक्शन आपका पूरी अच्छी तरह से हो और आप भी जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की आपको मिले। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, आरपीएफ का क्लास यूट्यूब पर कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह 11 बजे होता है आपका, है ना? अभी इस क्लास के बाद 11 बजे। तो भाई यहाँ तक लिख लिया, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, दूसरा सबसे बड़ा भाग दिख रहा है सेरिब्रम के बाद में। नहीं नहीं रूना कुमारी, ऑडियो सबको आ रहा है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े। तो भाई इसे कहा जाता है आपका सेरिबेलम। लिख सकते हो कि इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, पूरा जो आपका बैलेंस है उसको बना करके ये यहाँ पर चलता है। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले हिस्से के बारे में, जिसे कहा जाता है आपका पॉन्स वेरुली। ये जो पॉन्स का हिस्सा होता है, इसका मेन काम अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये कंट्रोल करता है फेशियल एक्सप्रेशंस को, यह चेहरे की जितनी भी आपके एक्सप्रेशन हैं, अभिक्रिया हैं, उन्हें नियंत्रित करता है। दूसरा, आपके यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करेगा। यह मूत्राशय को नियंत्रित करता है। इट एक्ट एज अ रिले सिग्नल फ्रॉम फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। ये सूचनाओं को प्रह मस्तिष्क से आपके पश्चिम मस्तिष्क तक लाता है। यह सूचना को अग्रह मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क तक लाता है। इसे कहते हैं आपका पॉन्स वेरुली। तो देखो तीन मेन काम हुए इसके। एक तो ये चेहरे की गतिविधियों को, यूरिनरी ब्लैडर को और रिले सिग्नल की तरह, ये तीन जगह यहाँ पर काम कर रहा है। मैम पिछला बहुत सा बेटा वीडियो रुक तो नहीं रहा है? कि एक बार जल्दी से बताओ मुझे, वीडियो क्लियरली आ रहा है सबको? सेल डिवीजन हम कवर करेंगे आपके, जब हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है रौनक, आ जाओ भाई। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? क्लियर। तो हमने तीन चीज देखी भाई। तुम चेहरा एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं उन्हें ये संभालेगा, मतलब चेहरे की जितनी भी गतिविधियां हैं, आप कह रहे हो कि इशारों ही इशारों में कहानी चल रही है, ये संभालेगा। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम तक यूरिन स्टोर होकर के रहता है। हमारे मूत्राशय में मूत्र को कुछ वक्त तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वो भी यही कंट्रोल करता है उसको बैलेंस बनाने में। और दूसरा, आपके सूचना को अग्रह मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क तक लाने में भी यही यहाँ पर मदद करेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे क्या हो गया? चलो माही गुप्ता, सबके मैसेजेस आ रहे हैं।
सेल का फर्स्ट क्लास चल रहा है आपका, है ना? एक बार चेक करना, इंट्रोडक्शन की क्लास भी है, सारी क्लासेस आपकी अपलोडेड है। और एक बार आप लोग चेक कर लेना। वीडियो क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, इसको फटाफट से लिखो। इसे कहते हैं पॉन्स वेरुली। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा वाले भाग के बारे में। इसका तीसरा भाग होता है मेड्यूला। इसका काम होता है सभी अनैच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। यह सभी अनैच्छिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। और उसमें भी अगर आप पूछेंगे कि भाई अनैच्छिक गतिविधि कौन कौन सी होती है, जरा इस बात को समझना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें अनैच्छिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे छींक आना। मान लो तुम्हें छींक आ रही है, तुम रोक सकते हो। तुम्हारे दिल में धड़कन बन रही है, रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। आपकी बॉडी के अंदर जो आपका पाचन हो रहा है, आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। मतलब ऐसी गतिविधियां जो हमारी मर्जी से नहीं हो सकती, अनैच्छिक है। आपका सांस लेने का प्रोसेस चल रहा है, चलता ही रहेगा मैम, हमारी मर्जी से थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो है नहीं, राइट? तो लिख लेना, इसके अंदर जो इसके उदाहरण है उसमें आता है श्वसन यानी कि ब्रीदिंग, सांस लेना, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे। इसको लिख लिया सबने? एक बार जल्दी से बताओ भाई, फिर एग्जाम्पल आगे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? चलिए, तो इसके उदाहरण में लिख लेना। श्वसन, जो आप सांस ले रहे हैं। धड़कन बनना, ठीक है। उल्टी आना। जठर स्त्राव यानी कि आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ये सारे के सारे प्रोसेस हमारे अनैच्छिक गतिविधियों में आते हैं। ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, इसको वॉमिटिंग भी कहा जाता है। वॉमिटिंग सेंटर के नाम से पूछा गया था कौन सा केंद्र होता है, और आपका गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। अलग अलग जो भी चीजें आपको कैसे दिख रही हैं, आपके अनैच्छिक रूप से, यानी कि हमारी गतिविधियां ऐसी हैं जो कि मुख्य तौर पे आपकी कंट्रोल में नहीं होती, वो हमारे इस मेड्यूला वाले भाग से नियंत्रित होती हैं। और यदि अगर हम देखें कि मैम हमारा ये ब्रेन है, इसमें से बिल्कुल आखिरी भाग जो है तने के रूप में जो निकल के आ रहा है, उसे हम नाम देते हैं हमारा मेड्यूला। तो इस मेड्यूला से नीचे की तरफ एक पूरी की पूरी कॉर्ड निकलती है, जिसे कहते हैं मेरु रज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। ठीक है भाई, चलो। ग्रेवयार्ड आरबीसी का हो, डब्ल्यूबीसी का हो, प्लीहा को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है दीक्षा? हाँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। मेड्यूला में एक लाइन लिख लेना, इट कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। यह मेरु रज्जु से जुड़ी होती है। ठीक, क्लियर? इंग्लिश सेंटेंस में कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों भाई? मीनाक्षी, ऋषभ,
क्या हुआ? चलो सुभाष, पेरिस्टेल्सिस जो होता है वो आपके क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जहां पर जो भी आप खाना खाए हो वो खाना इस ईसोफेगस में जाकर के, जैसे हम कहते हैं निगलने की क्रिया है, स्वेलो किया है, निगला है, तो वो गले के अंदर ईसोफेगस वाला जो भाग होगा उससे नीचे जाने के टाइम पर आपकी ईसोफेगस की मांसपेशियां, यानी कि जो ग्रास नली है उसकी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी। इसका मतलब उसी प्रक्रिया को हम पेरिस्टेल्सिस कहते हैं, जिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो खाना नीचे की तरफ आपका जाता है। मांसपेशियों में क्रमाकुंचन होगा और उस वजह से आपका खाना नीचे की तरफ जाएगा, उसे पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। ठीक, तो इसे कहा जाता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो लगभग हमने ब्रेन के सारे पार्ट्स यहाँ पर पढ़ लिए हैं कि ब्रेन में वो ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक ये बनवाया था यहाँ पर चार्ट, तो हमने यही देखा था कि सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के भाग हैं। मिड ब्रेन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, फिर सेरिबेलम आता है, पॉन्स आता है और मेड्यूला आता है। तो लगभग हमारा ब्रेन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो भाग आता है उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरुरज्जु। देखो स्पाइनल कॉर्ड की जब आप बात करते हो ना, तो पहले जरा इधर देखो। हमने स्टार्टिंग में बोला कि आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ये दो भागों में बटा है। पहला भाग था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। इसके अंदर ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। तो अपन ब्रेन तो पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर आएंगे हमारे इस वाले परिधीय तंत्रिका तंत्र के ऊपर। तो जो अगली हेडिंग होगी उसको डाल देना, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालना स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको पहले देख लो कि ये दिखती कैसे है, होती कैसे है। चलो, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो मैम कुछ इस प्रकार से एक लंबी सी हमारी नलिका जो है वो कहाँ से निकल रही है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में निकल रही है। हमने हड्डियां याद करी, हमने रीढ़ की हड्डी याद करी, हमने ये पढ़ा कि मैम हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस प्रकार से ये रीढ़ की हड्डी होती है। बोलो हाँ कि ना, हाँ भाई बोलो हाँ कि ना। मैम समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कर्सिव राइटिंग। ठीक है बच्चे, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कर्सिव ना लिखूं, सीधे सीधे ही लिखूं। ठीक है ऋषभ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, ठीक है भाई, देख पा रहे हो रीढ़ की हड्डी अपन याद कर रहे थे, कोड याद कराया था CTLSC 7 12 5 5 1, सॉरी 7 12 5 1 1। तो उसमें क्या था, 26 हड्डियां दिख रही थी मैम। इसी 26 हड्डी के अंदर से ना एक ऐसे पाइप सी निकलती हुई जाएगी जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और उसी स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी नसें निकलेंगी। लगभग जो हम देख रहे हैं वो भैया कुछ इस प्रकार से हड्डी है। देखो इधर, इस हड्डी के बीच में से ये वाली जो नस जा रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का नाम यहाँ पर देते हैं। और इसी को हम देखते हैं कि सारी की सारी जो नसें निकली हुई हैं, एक से लेकर आपके नीचे 31 जोड़ी दिखती हैं यहाँ पर, वो सब आपके इन्हीं हड्डियों के भाग से निकलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो ये कहलाता है हमारा रीढ़ की हड्डी। देखो कुछ ऐसी दिखती है, ऊपर सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, यही 3 4 भाग इसके दिखाई देते हैं। फिर नीचे सैक्रल और कोकेक्स आता है। इसमें कोई समस्या तो नहीं है? ऋषभ कह रहे मैम बेंदापन कैसे होता है? बेंदापन जब भाई भेंगापन अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि आंखों के अंदर आपका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ठीक है, उसके आंखों का टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। आपका स्क्विंट स्ट्रैबिस्मस अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑल राइट, तो इसे कहा जाता है आपका रीढ़ की हड्डी, और इसी रीढ़ की हड्डी में से क्या निकलती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल नसें जो हैं वो निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो लगभग अगर हम बात करें ना इस स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो 40 से 50 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, और मानव में 31 जोड़ी होते हैं लगभग। पहले इसको नोट कर लो, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 40 से 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा कि मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं उपस्थित हैं। ह्यूमन
कंटेन्स, ये आप लिख सकते हो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिकाएं कहाँ से निकल रही हैं? इसी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। लंबाई की बात करोगे 40 से 50 सेंटीमीटर, मतलब ये तो एक कॉर्ड निकल रही है, इतना तो हम समझ गए। यहाँ से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे जोड़ी में ना आपकी ये मेरु तंत्रिकाएं जो है वो निकलती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर कितनी है? 31 जोड़ी दिखाई देती हैं। और इन्हीं 31 जोड़ी को मैं याद कैसे करूंगी कि मैम पहला भाग सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिक्स। इसी की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है हिंदी में सर्वाइकल, पहले इसको लिख ही लो, यानी कि देखो जैसे हमने रीढ़ की हड्डी का कोड याद किया था, ऐसे ही इसका एक कोड याद करेंगे, 8, 12, 5, 5 और 1। ठीक है, कुल मिला के कितनी हो गई है आपकी? 31 पेयर्स दिखाई देती हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये होती हैं हमारी 5 अलग अलग भाग में नजर आती हुई। आप इसको यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। 8 जोड़ी पहले सर्वाइकल के होते हैं जिसको हम ग्रीवा कहते हैं, थोरैसिक को वक्ष कहा जाता है, 12 जोड़ी। फिर लंबर में आपका जो उधर भाग होता है, कास्ट का भाग दिखाई दे रहा है, उसमें 5 जोड़ी। फिर सैक्रल के 5 जोड़ी, फिर कॉकीजियल का 1 पेयर। तो लगभग अगर मैं देखूं तो 8, 12, 5, 5, 1 का ये कोड मुझे क्या करना है? याद यहाँ पर कर लेना है। 62 कहाँ से हो गई? जोड़ी की बात कर रहा है, संख्या नहीं पूछा। यूजुअली सवाल जो आता है वो पेयर्स में आता है। जैसे पसलियों के बारे में बात करी थी कि 12 जोड़ी होते हैं, हड्डी पूछेगा तो 24 हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पर नसें पूछे इंडिविजुअल तो 62 है, लेकिन जोड़ी में ही सवाल जो है वो लगभग अभी तक पूछा जा चुका है। तो आप 31 पेयर्स यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, गीतू यादव इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लेना, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर करी हुई है। ऑलराइट, पीडीएफ आपकी ना क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर इसी क्लास के फोल्डर में जहाँ वीडियो होगी वहीं पीडीएफ मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको नोट कर लेंगे, ये हमारी अलग अलग स्पाइनल नसें हैं जो कि आपको निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसको लिख लो एक बार जल्दी से, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई स्पाइनल नसें। आगे बढ़े, चलिए। सर्वाइकल जो होता है वो आपका नेक वाला क्षेत्र होता है। रीढ़ की हड्डियों में हम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। नेक वाला क्षेत्र, फिर आपका चेस्ट वाला एरिया आता है थोरैसिक का, फिर उधर भाग आता है लंबर, फिर सैक्रल और फिर कोकीजियल आ जाता है। दिव्या, जो आपका सिलेबस है वो इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज एक अलग से पीडीएफ सिलेबस की आपको डलवा दी जाएगी। ठीक है, परेशान मत होना। चलो, तो ये कहलाता है हमारा स्पाइनल नसों का जो टोटल 31 जोड़ी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब इन्हीं की हमें कितनी दिख रही हैं? 31 पेयर नजर आ रहे हैं। तो भाई ये कहलाता है कुछ स्पाइनल नसों का भाग, स्पाइनल कॉर्ड का भाग। और इसी के साथ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कंप्लीट। अब बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी कि देहिक तंत्रिका तंत्र और स्वायंत्र तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अगला भाग जो हम लिखने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके अंदर वापस से ना हमने 2 भागों में डिवाइड किया। 2 भाग कौन से हैं? एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसे कहा जाता है देहिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है आपका ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम, जिसको हम नाम देते हैं स्वायंत्र तंत्रिका तंत्र। ठीक, इसके अंदर आप देखेंगे देहिक तंत्रिका तंत्र में जो भी कार्य होता है वो कैसे होता है, आपकी इच्छा के अनुसार होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इट वर्क्स वॉलेंटरली, यह स्वेच्छा से कार्य करता है। और इसी का एक उदाहरण होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क का। ठीक है, अभी इसके बारे में देखते हैं। और यहाँ वापस से मैंने इसको क्या किया, दो भागों में बांटा। दरअसल आप सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे कि इट वर्क्स इन, ये काम करता है आपकी इच्छा के अनुसार, मतलब ये काम करता है आपकी अनैच्छिक रूप से, यह अनैच्छिक कार्य करता है। इसके अंदर दो भाग आते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कहलाता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप कहते हो परानुकंपी। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने जो विभाजन किया, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। बेटा साइंस बहुत इजी है ना, साइंस को टफ तो बना देते हो तुम लोग। देखो इधर हमने कहा परिधीय तंत्र का तंत्र, मतलब मैंने सबसे पहला जो एक डिवीजन किया था वो डिवीजन था मेरा यहाँ पर, जिसमें हमने सीएनएस और पीएनएस में बांटा था। तो सेंट्रल वाले को हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ पढ़ लिया। अब जो ये दूसरा भाग है ना, जिसमें मैंने कहा था सारी नसें आती हैं, वो नसें कैसे आएंगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब ये जो परिधीय वाला भाग है, इसके अंदर भी कुछ विभाजन होंगे भैया। तो उसमें मैंने सबसे पहले दो रूप में बांटा कि कुछ नसें ऐसी होती हैं जो मेरी इच्छा से चलती हैं, कुछ नसें होती हैं जो मेरी इच्छा से बिल्कुल नहीं चलती। जो हमारी इच्छा से काम करती है वो हम सोमैटिक में बात करते हैं, शरीर की नसें होती हैं। इसीलिए सोमा वर्ड आया, देहिक वर्ड आया। देह मतलब होता है ना शरीर, कि शरीर से संबंधित है। तो हमारे बॉडी के जितने भी काम होंगे वो हमारी इच्छा से होंगे। कैसे होंगे ये अभी बात करते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि ऑटोनॉमिक यानी कि स्वायंत्र, देखो नाम में आ रहा है ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक काम करता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, इसीलिए इसको कहा जाता है अनैच्छिक रूप से। अब अनैच्छिक रूप से भी ना दो भाग होते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। काम कैसे करेगा एक एक को डिटेल में समझते हैं। ठीक है भाई, देखो अब ये राइटिंग ही मेरी ऐसी है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि तुम्हें, ये कर्सिव नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल राइटिंग मैंने लिखी है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ट्राई करूंगी कि फिर मैं तुम्हें पीपीटी से पढ़ाऊँ, क्योंकि राइटिंग जो है वो आपको बहुत ही सिंपल सिंपल एक एक वर्ड खोल खोल के लिखा जा रहा है। ठीक है, किसी को समस्या हो रही है क्या इंग्लिश के पार्ट में? चलो, तो अगर हम इस रिफ्लेक्स आर्क की बात करें, यानी कि ये जो स्वेच्छा से काम करता है ये कैसे करता है, तो इसका एक बहुत प्यारा सा उदाहरण देखेंगे। स्वेच्छा से काम करने के लिए हम इस चित्र को यहाँ पर देखेंगे, जैसे कहा जाता है देहिक तंत्र का तंत्र। देहिक तंत्र का तंत्र की अगर बात करें तो मैम मैं एक सिंपल सी कहानी देख रही हूँ कि मान लो मेरी इसकी व्यक्ति है, इसकी आंखों के सामने क्या रखा है, एक पानी का ग्लास रखा है। अब ये व्यक्ति क्या सोचेगा, इसकी आंखें ग्लास को देख रही हैं, आंखों ने ग्लास को देखा, देखने के बाद वो सूचना आपके ब्रेन तक पहुंचाई कि भाई मुझे ग्लास दिख रहा है, मुझे प्यास लग रही है। तो ब्रेन क्या बोलेगा, ब्रेन बोलेगा कि यार जब तुझे प्यास लग रही है तो हाथ आगे बढ़ाओ और पानी को उठा के पी ले।
यही तो काम होगा। तो आपकी आंखों ने देखा सबसे पहला काम, यहाँ से सूचना कहाँ गई, ब्रेन के पास, ब्रेन ने वापस हाथ तक, इस हाथ तक सूचना पहुंचाई कि भैया हाथ आके बड़ा पानी पी ले। ये पूरा सिस्टम जो चला है ना, यहाँ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हमारी देह के, हमारे शरीर के अंग जो है वो काम कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है देहिक तंत्र का तंत्र। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना आपके इच्छा से, भाई तुम्हारी इच्छा है पानी पीने की तभी तो तुम हाथ आगे बढ़ाओगे, वरना तुम क्यों हाथ आगे बढ़ाने लगे। तो इसको कहा जाता है देहिक तंत्र का तंत्र, जो आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इसी के अंदर ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ना, यही वाला, ये पूरा का पूरा जो आपका एक सिस्टम बना है कि यहाँ से सूचना गई, यहाँ तक आई, फिर आपके वापस अंग तक आई, इसे हम नाम देते हैं आपका रिफ्लेक्स आर्क, जो कि आपके इस देहिक तंत्र का तंत्र में बनता है। लेकिन यही चीज अगर हम देखें कि हमारी इच्छा के अनुसार कोई चीज नहीं हो रही है, वो कौन सी होती है, उसे हम नाम देते हैं दो भागों में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब देखो होगा क्या कि मान लो तुम कभी किसी ऐसी परिस्थिति में फंस रहे हो जहां तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा उड़ान भर रहे हो, उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी मान लो तुम बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन में हो कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, किसी कारणवश पिताजी सामने आ गए, अब जो पिटाई होगी कुटाई होगी वो अलग ही होती है। तो मैम अगर यही सारी चीज़ें हम देखें, उस समय जब पापा सामने खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में होता क्या है, टेंशन, बॉडी में पसीने आने शुरू हो जाते हैं, घबराहट होती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गला ऐसा लगता है ना सूख गया, पाचक रस खत्म हो गया। कहते हैं टेंशन बहुत हो रही है भाई, भूख नहीं लग रही है, टेंशन में लोगों की भूख मर जाती है। ये सारे जो आपके सिम्टम्स होते हैं ना, वो ये अनुकंपी तंत्र का तंत्र संभालता है जब तुम बहुत ज्यादा तनावपूर्ण सिचुएशन में हो। इसी को हम नाम क्या दे देते हैं, फ्लाइट और फाइट। यानी कि कभी उड़ान भर रहे हो, फ्लाइट में हो, कभी तुम्हारी लड़ाई हो गई है, ठीक है, कभी तुम्हें डर लग रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स या अनुकंपी तंत्र का तंत्र। लेकिन ये देख रहे हो ये आदमी कितना आराम से सो रहा है, इसके जीवन में क्या है भैया, इसके जीवन में है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब ये अपना आराम कर रहा है, इसका सिलेक्शन हो चुका है, अब ये क्या कर रहा है, केवल आराम करता है, नौकरी पे जाता है, आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, सोता है और पचाता है। मतलब इसका जीवन बहुत ज्यादा शांति भरा हुआ है। पी से पैरासिम्पैथेटिक याद करेंगे, पीसफुल जिंदगी जी रहा है। एस से सिंपैथेटिक मतलब स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहा है। तो ये हमारी इच्छा से तो नहीं हो रहे ना कि पापा सामने आए और अपने आप से बीपी बढ़ गया, टेंशन हो गई, मैं चाहती तो नहीं थी, अपने आप हुआ, अपने आप हुआ। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपने आप सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, किसके अंदर, ये आपका सिंपैथेटिक वाले के अंदर और ये आपका पैरासिम्पैथेटिक वाले के अंदर। अब बताओ ये सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। इसी को नाम लिख लेना यहाँ पर, फ्लाइट और फाइट। ठीक है, इसे कहते हैं उड़ो, डरो व लड़ो वाली अवस्था। और ये वाली जो कहानी होती है ये बिल्कुल आपकी शांति वाली कहानी होती है। क्या ये कहानी सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई जल्दी से बताओ। आरुषि, रोहित, सुनील, रौनक, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई भी समस्या लगी हो यहाँ तक? तो बेटा ये कहलाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसी के अंदर ये सारे काम जो है वो हम देखते हैं, एक देह से चल रहा है, दूसरा हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के रास्ते चल रहा है। तो अब बताओ मुझे नर्वस सिस्टम टफ लगा क्या? नहीं है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी देखो आपकी ना जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर इसके कुछ पॉइंट्स और होंगे, अगर तुम चाहो तो लिख लेना, ये नॉर्मल है। अगर चाहते हो तो लिख लेना कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सोमैटिक आता है, ये फ्लाइट फाइट फियर के दौरान बनता है, इसमें सलाइवा कम बनेगा, क्रमाकुंचन कम होगा, पाचक रस कम बनेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से इसकी नसें निकलती हुई दिखाई देती हैं। चाहो तो लिख लेना, वरना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, जो चाहता हो वो लिख ले। और इसी प्रकार से आपका परानुकंपी वाला, जिसके अंदर आपका लार भी बनेगा, आराम से जिंदगी जियोगे, पाचक रस भी बनेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो ये आपके दो मुख्य भाग देखे जाते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। लेकिन अगर मैं एक चीज यहाँ पर ध्यान दूं ना कि मैम जो भी हमारा देहिक तंत्र का तंत्र था, देखो जरा इधर, ये वाला जो भाग था, कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि एक नस यहाँ से जा रही है और एक वापस आ रही है। तो एक नाम यहाँ पर याद रखना कि जो नस आपके एक ऑर्गन से
इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाती है, उसको सेंसरी नसें कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सेंसरी नसें। इसको अलग से लिख लो एक बार तुम, ठीक है। नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, नसें दो प्रकार की। पहला प्रकार लिखना सेंसरी, यानी कि संवेदी नसें। संवेदी नसें जो होती हैं ये आपके अंग से सीएनएस यानी कि मस्तिष्क तक सूचना को ले जाती हैं। और दूसरी आती है मोटर नसें, मोटर नर्व्स, मोटर नसें। ये क्या करती हैं? आपके ब्रेन से वापस सूचना को कहाँ लाती हैं? अंग तक लेकर के आती हैं। तो ये मस्तिष्क से सूचना को लाने का काम करती हैं और ये वाली लेकर के जाने का काम करती हैं। तो इसको भी यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कल मैं मॉक टेस्ट लूंगी, पहले ही बता दूं, कल कुछ नहीं होगा, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कल सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे जितना हो चुका है, यानी कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, हड्डियाँ, आपका ये पूरा तंत्रिका तंत्र, इन सबसे संबंधित कल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या करके आओगे कल? रिवीजन करके आओगे, सुबह 9 बजे सेम टाइम सेम जगह। स्पष्ट है बात? ग्लैंड होती है मैम, ग्लैंड क्या होती है? इधर देखो, तो ये कहलाती है दो प्रकार की, एक संवेदी और एक मोटर। तीसरी वाला जो भाग आता है ना, उसको हम नाम देते हैं मिश्रित नसें। मतलब वो कभी कभी दोनों की तरह काम करती हुई नजर आती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित नसें, जहां संवेदी और मोटर दोनों की तरह ये काम करती है। वर्क एज सेंसरी एंड मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये कहानी होती है हमारी अलग अलग नर्वस सिस्टम के बारे में। इसका एक छोटा सा भाग है न्यूरॉन का, उसको कल पढ़ेंगे और फिर हम सवालों को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है मैम, बायोलॉजी क्लास करने के बाद रेलवे एग्ज़ाम क्रैक होगी? क्यों नहीं होगी भाई? साइंस तुम्हारी आराम से ना 10 से 12 नंबर की आरपीएफ में है, एएलपी में 25 नंबर की साइंस है, तो क्यों नहीं होगी? जब तुम एक एक सवाल पे कमांड बना के जाओगे, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो फिर बताना कि मैम दिक्कत कहाँ आ रही है। क्लियर? चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आशा करूंगी आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई हों, और ये जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। मिलेंगे कल आपके अपने सेशन मॉक टेस्ट में। ऑल राइट, चलिए, टिल देन हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।